हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। और माई सेल्फ आकाश एंड मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ तुमको रफ कॉपी पे। ठीक है। नाउ आज का जो हमारा रिवीजन सेशन रहेगा वो रहेगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे, चैप्टर 2 पे। ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है चैप्टर, जिन्होंने पढ़ लिया है, दोनों के लिए इक्विवेलेंट रहेगा। मेरे ख्याल से जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ज़्यादा इक्विवेलेंट रहेगा, बिकॉज उन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है। एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं टाइम टू टाइम तुमको बताता रहूँगा। ऑल्सो एक क्या बोलते हैं उसको, कुछ टिप्स भी दूंगा एंड कुछ गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए लास्ट में। तो एंड तक देखते रहना। बाकी डिसअपॉइंट नहीं होएगा। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे, एक तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम डील करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो पहला डेफिनेशन भाई, इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देखो हम वन शॉट कर रहे हैं लेकिन हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर को। ठीक है। मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है। कहते हैं ना भाई तुम्हारे देश की इकोनॉमी बहुत ही पुअर है थोड़ी सी, ठीक है, या बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमी से मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है भाई ऐसा सिस्टम जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है भाई? आसमान से गिरे खजूर पे लटके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें इनकम जनरेट होता है। जिसमें इनकम जनरेट नहीं होता वो क्या होती है? फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, कुछ और एक्टिविटी होती होंगी। ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो सिस्टम होता है इकोनॉमी कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज जिसमें इनकम जनरेट होती है। फिर से बोलो। इकोनॉमी मींस अ सिस्टम इन विच इकोनॉमिक वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरिड आउट या परफॉर्म्ड। एंड व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? द एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड विद द जनरेशन ऑफ इनकम इन एनी फॉर्म। ठीक है, दिहाड़ी भी चलेगा। नाउ सेक्टर्स पे आते हैं। ठीक है। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हमने सेक्टर्स को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और नीचे पड़ा हुआ है टर्शियरी सेक्टर, सबसे अमीर और सबसे रईस सेक्टर। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है भाई? कुछ भी, इसमें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है कौन से सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी डालें। हर सेक्टर की हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्राइमरी सेक्टर की प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी की सेकेंडरी, टर्शियरी की सर्विसेज होती है, टर्शियरी एक्टिविटीज होती हैं। वैसे टर्शियरी में सर्विसेज गुड्स होते हैं और सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी गुड्स होते हैं। प्राइमरी में प्राइमरी गुड्स होते हैं। ठीक है। नाउ डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है प्राइमरी सेक्टर में। ये लाइन अच्छे से याद कर लो। फ्रेश एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज केवल यही होता है। ठीक है। और इस सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेस है। तो कोई भी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी तब है जब वो सीधा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट करने पे लगी हुई है। एक्सप्लोइट करने का मतलब एक्सट्रैक्ट करने पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर तुम कह रहे हो माइनिंग कर रहे हैं। भाई दोनों केसेस में क्या कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज तो निकाल रहे हैं। ठीक है। अब तुम बोलो खेती तो इंसान मतलब कि किसान ने बीज बोया, अरे यार नेचर से तो मिला है लेकिन फिर भी प्लांट अपने को। ठीक है। जो भी साग सब्जी है, जो भी अनाज है। और माइनिंग तो है ही तुम्हारा नेचर। ठीक है। फिशिंग क्या आएगा? फिशिंग किस में आएगा? फिशिंग भी इसी में आएगा भाई, नेचर ही तो है फिशेस। ठीक है ना? तो नेचुरल रिसोर्सेज का हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है। बेसिस ऑफ ऑल, आधार है किसका? आधार है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। भाई फार्मिंग ही नहीं होगी, प्राइमरी एक्टिविटी ही नहीं चलेगी तो फिर आगे तुम देखोगे कोई कुकीज बनाएगा, कोई कुकीज बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बेस है ना प्राइमरी सेक्टर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज डिपेंड ऑन इट। ठीक है। इसको प्यार से एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुलाते हैं। आई बात समझ में? बताओ आगे। तो देन आते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज पे। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर में परफॉर्म की जाती है? फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। ठीक है। प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं? जो उनके एक्टिविटीज से जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, फिश, क्रॉप्स, एग्स, ओर्स, रॉक सॉल्ट, ये सब। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं बस, जिसमें कोई भी चीज बनाई जा रही है नेचुरल प्रोडक्ट से। ठीक है। वो होती है सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज। बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे है? बिकॉज सही में बहुत सिंपल है। अगर कोई तुमको बोल दे भाई एक्टिविटी है बताओ कौन सी सेक्टर में आएगी, अगर वो सर्विसेज है, कुछ रिपेयर करना हुआ, कोई भी सर्विसेज में आ रहा है तो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। अगर सर्विसेज नहीं है तो टर्शियरी सेक्टर एलिमिनेट कर देना। अब ये तुमको सोचना है क्या वो नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं। अगर कर रहे हैं तो सीधा प्राइमरी सेक्टर बोलना, जिंदाबाद करना। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई तुम्हारा बचा सेकेंडरी सेक्टर, फिर से जिंदाबाद कर देना। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या बोलते हैं, ऑयल प्रेसिंग। ऑयल प्रेसिंग क्या होता है भाई? तेल निकालना। सरसों लिया, सरसों का तेल निकाल रहे हैं, क्या होगा ये? अब तुम सोचना मत, अब सीधा बोलना क्या भाई नेचुरल रिसोर्सेज निकालने जा रहे हैं? तुम बोलोगे ऑयल तो नेचुरल रिसोर्सेज। अबे ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है, ऑयल नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। ऑयल एक बाय प्रोडक्ट है। नेचुरल रिसोर्स क्या है? मस्टर्ड सीड्स। ठीक है। सनफ्लावर सीड्स हैं, मस्टर्ड सीड्स हैं, ये सारे नेचुरल हैं। ठीक है। इनको ऑलरेडी फार्म पे मतलब हार्वेस्ट कर लिया है, अब इनको प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है। इनसे ऑयल निकाली जा रही है। ठीक है। तो ये क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। कोई भी चीज बनाई जा रही है तो क्या वो सेकेंडरी एक्टिविटी है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स को यूज करके नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। रिफाइनिंग, पैकेजिंग, लाइंग, लेबलिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी गुड्स होते हैं इसमें। ठीक है। पैकेज आइटम होते हैं सारे के सारे। ठीक है।
ऑल लाइक रिंग पिन कार कार तो पैकेट नहीं किया जाता, बट ठीक है, तो हम समझ गए फिनिश गुड्स होते हैं इसमें। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, ये सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है, ठीक है, थ्रू सर्विसेज। और सर्विसेज कैसे सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, सैटेलाइट, इंटरनेट, ये सब, ठीक है। और इसमें केवल सर्विसेज का जनरेशन होता है, फॉर एग्जांपल पुलिसिंग, बैंकिंग, डिलीवरी, ठीक है, स्विगी, जेप्टो, ये सब हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तुमको। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं भाई, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है भाई, जीडीपी होती है तुम्हारी टोटल वैल्यू। क्या? टोटल वैल्यू। नाम याद रखना, नाम सॉरी टर्म्स याद रखना, टोटल वैल्यू ऐसे लिखना तुमको एग्जाम में। टोटल वैल्यू किसकी टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहला हो गया तुम्हारा क्या, टोटल वैल्यू। दूसरा क्या हो गया, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये दो भूल जाते हैं बच्चे, से अच्छे से याद रखना, ये तो बहुत आंख लगा के चेक करेंगे, चेक है तुम्हारे। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, इन अ कंट्री या विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, ठीक है, इन ए ईयर, ठीक है। एक साल में एक कंट्री में जितने भी टोटल वैल्यू होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या होता है, वो जीडीपी होता है। ग्रॉस, लिखा भी नहीं है फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी किस कंट्री की है बताओ, गूगल करके। टोटल इनकम जनरेटेड बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ये और है, मतलब कि या तो ये भी लिख सकते हो या तो ये भी लिख सकते हो। मैं कहूँगा ये वाला लिखो भाई तुम, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये ज़्यादा यूजफुल है, वो ज़्यादा लिखो, शॉर्टकट में मत निकलो यहाँ पे। अब जिनको याद ही नहीं हो रहा है, कल एग्जाम है, कल पेपर है भाई, ये याद कर लो चुपचाप से। टोटल इनकम जनरेटेड बाय ऑल द थ्री सेक्टर्स, यानी कि इनकम फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर इज इक्वल टू जीडीपी, एक साल में एक कंट्री में, ठीक है। हाँ, जब जीडीपी को ऐड कर रहे हैं ना, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड करना है, ठीक है, हमको टेम्परेरी गुड सर्विसेज को ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड बना रहे हैं, पैकेटेड ब्रेड, तो हमको व्हीट, ठीक है, यीस्ट, और भी चीज़ें होती है ना, क्या होती हैं और भी चीज़ें, और लाइक अदर इंग्रेडिएंट्स हो गए, मेरे को इतना नहीं पता, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट को हम अलग अलग काउंट नहीं करेंगे भाई, पहले व्हीट काउंट करो, व्हीट कितना लगा, फिर यीस्ट काउंट करो, फिर इंग्रेडिएंट, फिर ये फलाना, फिर वो फलाना, ठीक है। हम सीधा क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट है ना, उसकी वैल्यू लेंगे, मान के चलो 10 रुपए का ब्रेड है, ठीक है, तो हम 10 रुपए काउंट करेंगे, काम खत्म। व्हीट 6 रुपए का पड़ा, ये 8 रुपए का पड़ा, ये फलाना, ये, ठीक है, वो सब नहीं काउंट करेंगे। इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग, हम 2 बार काउंट कर लेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग यही होती है। इमेजिन यू आर बेकिंग अ केक, अगर तुम केक बना रहे हो, तुमने 20 रुपए का आटा खरीदा, 10 रुपए की चीनी खरीदी, 30 रुपए का अंडा खरीदा, और केक को बेचा तुमने 100 रुपए में। कितने में बेचा, 100 रुपए में। ना अगर हम काउंट करेंगे आटे का दाम, चीनी का दाम, एग का दाम, और फिर केक का दाम, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा प्राइस, 100 प्लस 30 प्लस 20, 60 160 रुपए हो जाएंगे। बट तुमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज कितने की हुई भाई, तुमने 100 रुपए का बेचा केक। तो अब किसी की लागत 160 रुपए की हुई है, 100 रुपए का क्यों बेचेगा। और असल में तो लागत हुई नहीं 160 रुपए की, लागत 60 रुपए की ही हुई है। 40 रुपए का तो प्रॉफिट है, जो कि तुमने काउंट नहीं करा। क्यों काउंट नहीं करा, बिकॉज तुमने उसको डबल काउंट कर लिया। तुमने केक भी काउंट कर लिया, हर चीज काउंट कर ली 2 बार, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि ये जो कि फिनिश गुड्स को बनाने में लगते हैं, और फिनिश गुड्स यानी फिनिश गुड्स जो कि बन गए हैं और उनको और नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो फिनिश गुड्स हैं उनकी वैल्यू में ऑलरेडी इनका वैल्यू काउंट होता है, ठीक है, इनकी ऑलरेडी वैल्यूड काउंट होती है भाई, यही तो लगे उसको बनाने में, तो इनको जितना पैसा लगा होगा इनको खरीदने में, वो उसमें काउंटेड होगा, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम ऐसे काउंट करें तो हम ट्वाइस काउंट कर लेंगे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज ऑलरेडी इनसाइड द केक प्राइस। तो जो केक का प्राइस है 100 रुपए का, उसमें ऑलरेडी कॉस्ट आ गया इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। वो कितने भी इंग्रेडिएंट्स उनका कॉस्ट मिला लो, प्राइस से कम ही होगा, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है। तो अगर हम फिर से काउंट करेंगे उसको भी, इंग्रेडिएंट को भी, उसके प्राइस को भी, तो हम डबल काउंट करेंगे। इफ वी डबल काउंट इट विल लीड टू एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ऐसा लगेगा भाई कंट्री तो एकदम स्टेरियोड पे चली गई, यानी कि बहुत तेजी से ग्रो होने लगी, पर ऐसा नहीं है, हमने 2 बार काउंट कर लिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। दैट्स इट, हो गया तुम्हारा जीडीपी, ठीक है। दोबारा देख लेना अगर नहीं आया समझ में, तो या तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं तुमको मीटिंग का लिंक दे दूंगा, अलग से समझा दूंगा। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, ठीक है, आता तो नहीं है इसमें से, बट ठीक है बता देता हूँ। क्या है ये, जीडीपी इंप्रूवमेंट, हिस्टोरिकल चेंजेस तो ये नहीं है, रुको रुको रुको, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा है, चलो मैं यही समझाता हूँ। ऐसे हिस्टोरिकल चेंजेस में क्या है भाई, कि इंसानी जब सिविलाइजेशन में कोई इकोनॉमी नहीं थी ना, और जब इकोनॉमी स्टार्ट हुई तो प्राइमरी एक्टिविटी के बेसिस पे हुई। तो प्राइमरी एक्टिविटीज हुए,
बड़े स्केल पे जब एक्टिविटीज होने लग गए तो एक सेक्टर बन गए, प्राइमरी सेक्टर बन गए। ठीक है, जब वो बड़े स्केल पे होने लग गए तो लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग करना सीखा। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर आया। ओके वेट, सेकेंडरी सेक्टर आया, और सेकेंडरी सेक्टर जब ग्रो करने लगे प्राइमरी सेक्टर के साथ तो इनको मदद करने के लिए एक नया सेक्टर आया, सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को ना हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अंडो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो बस यही है हिस्टोरिकल चेंजेस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अब थोड़ा। हिस्टोरिकल चेंजेस, ये थोड़ा नाम टॉपिक बदल देना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब दो टॉपिक्स हैं इसमें, पहला जीडीपी और दूसरा एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। जीडीपी अगर हम देखें तो अर्ली स्टेजेस में, शुरुआत में 1970 के आसपास जो इंडिया की इकोनॉमी था, ठीक है, उसमें जो प्राइमरी सेक्टर था ना वो सबसे ज्यादा जीडीपी ला के रखता था, 60% लगभग। सबसे ज्यादा जीडीपी आता था प्राइमरी सेक्टर से। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा इनकम वहीं से जनरेट होती थी। भाई हमने पढ़ा था ना जीडीपी का मतलब कि भाई प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी। तो अगर जीडीपी है एक्स और अगर हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज्यादा आ रहा है तो मतलब प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर इंक्रीज्ड। फिर क्या हुआ? धीरे 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 1970 के बाद से प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर बढ़ता चला गया, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का शेयर घटता चला गया। ठीक है, देन द अदर टू सेक्टर्स। अभी क्या हालात हैं कि भाई अभी के प्रेजेंट के हालात में कि टर्शरी सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर है। ठीक है, लगभग लगभग 60 से 70% जो इनकम है वो टर्शरी सेक्टर से आ रही है, जीडीपी से आ रही है। जीडीपी का मतलब होता है टोटल इनकम जनरेटेड यार। ठीक है, तो ये बात है कि टर्शरी सेक्टर के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ऐसा अगर हम सीधा सीधा बात में कहें तो जीडीपी के मामले में ये ट्रेंड, ये बस तुमको याद होना चाहिए। फिर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि भाई अर्ली टाइम से 1970 के टाइम पे क्या होता था, ज्यादातर पीपल ना प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते थे, तो पहले सही था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है। ठीक है, वेट लेजर ले लेता हूँ। प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी है और ज्यादा जीडीपी भी है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इनकम भी थी, जीडीपी भी थी और एम्प्लॉयमेंट भी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जीडीपी टर्शरी सेक्टर की बढ़ने लगी, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर वहीं के वहीं रह गए, ये आगे बढ़ गया और यहाँ के लोगों की इनकम आज देखो कितनी है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के मामले में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड था, आज भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है। ठीक है, आज भी। ठीक है, ओवर टाइम क्या हुआ? शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इंक्रीज स्लोली। टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का भी शेयर बढ़ा लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर स्लाइटली डिक्रीज, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। अभी भी भाई 40 से 50% पॉपुलेशन जो है ना केवल और केवल एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लेकिन इनकम देखो बहुत गिर गई है, इनकम का शेयर बहुत गिरा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। क्वेश्चन बनेगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? और टर्शरी सेक्टर में भाई इनकम बढ़ी है बहुत तेजी से लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है उतनी तेजी से। यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा क्यों। सेकेंडरी सेक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सेकेंडरी सेक्टर तुम्हारा क्यूट सा सेक्टर है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर है कि नहीं है। हाँ ये रहा ना क्वेश्चन, देखा, नाम लिया हाजिर। पहला क्वेश्चन कि भाई जीडीपी बढ़ी है प्राइमरी सेक्टर की बहुत तेजी से है, ड्रास्टिकली डिक्रीज, घटी है, सॉरी, ठीक है, बट इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल घटा है लेकिन उतना नहीं घटा है। तो भाई जीडीपी घट रही है, इनकम घट रही है, तो लोग भी तो कम होने चाहिए। जैसे सेकेंडरी सेक्टर में हुआ कि इनकम बढ़ी है तो यहाँ तो लोग भी नहीं बढ़े। ठीक है, तो जीडीपी ऐसा क्यों हुआ है प्राइमरी सेक्टर के साथ? पहला है कि भाई, और एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखने हैं तुमको एग्जाम में, कि इतने जॉब्स ही क्रिएट नहीं हुए थे सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। तो अगर मान के चलो कोई एक्स पर्सन है, उसके दो तीन तीन बच्चे हैं, ए बी सी, ठीक है, उन्होंने पढ़ाई लिखा गाँव में रहते हैं। अब एक्स की मतलब कि एक्स फार्मिंग करता है और उसने पढ़ा लिखा के बच्चों को गाँव शहर में भेजा कि भेजा के काम करो। ठीक है, तीनों के तीनों लौट के आ गए, बोला भाई काम ही नहीं है वहाँ पे, काम ही नहीं, मतलब कि इतनी जॉब्स ही क्रिएट नहीं हुई बाकी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, तो कहाँ काम करेंगे? वो हाथ बढ़ाएंगे ना फार्मिंग में। तो इनकम, अब खेत थोड़ी देख के बोलेगा अरे वाह इनके तो 3 बेटे आगे, अब एक काम करती हूँ पैदावार ज्यादा कर देती हूँ, ऐसा थोड़ी होगा। खेत में क्या होगा? खेत तो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे ही करेगा ना, मतलब कि उतनी फसल उगेंगे, अब चाहे 100 लोग काम करें उस पर। तो जो इनकम आएगी खेत से वो एक्स कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि वो बदलेगी नहीं, उतना ही पैसा आ सकता है खेत से जितना बड़ा खेत है। चाहे 100 लोग काम कर ले तो अभी 3 लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गई है, या कह लो हल्की सी भी घटी है लेकिन इनकम नहीं बढ़ी है। तो पहला ये है कि इतने जॉब्स ही क्रिएट हुए थे बाकी अदर टू सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज हुआ है 8 गुना से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 2 गुना इंक्रीज हुआ है बस। ठीक है, अदर टू सेक्टर का हाल बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें जो इनकम है 8 गुना बढ़ गई है पहले से, 8% कह रहा हूँ, 8 गुना। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट केवल 2 गुना बढ़ी है। ठीक है, ज्यादातर पीपल जो है प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है वो अंडर एम्प्लॉयड है या डिसगाइजली एम्प्लॉयमेंट है उनका। यानी कि भाई कहने को तो भाई बोल रहे हैं कि हाँ हमारे पास भाई गांव में बहुत जमीन है, काम कर रहे हैं, किसान है सारे बेटे, लेकिन जमीन कितनी है? इतनी सी जमीन है और उस पर अकेला 2 इंसान काम कर लेंगे मिलकर, लेकिन उस पर पूरा परिवार लगा हुआ 5 लोगों का, तो एक्स्ट्रा तो 3 लोग हुए, वो क्या हुए? उसको हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयड है या फिर डिसगाइजली एम्प्लॉयड है। ठीक है, डिसगाइज मतलब छिपी, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह, मतलब छिपे तरीके से वो एम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि यहाँ पर ना पांचों के पांचों लोग अंडर एम्प्लॉयड है।
बिकॉज यहाँ पर 2 लोग आराम से काम कर सकते थे, अब सारे अपने पोटेंशियल से कम काम करेंगे, है ना, सारे अपने पोटेंशियल से कम काम करेंगे, इसलिए हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, अपने काम को अंडर वैल्यू कर रहे हो तुम, ऐसे समझ लो। देयर आर सो मेनी पीपल इन एग्रीकल्चर देन दैट इवन इफ अ फ्यू पीपल लीव, इतने सारे लोग हैं एग्रीकल्चर में, कितने सारे, इतने सारे लोग हैं कि अगर कुछ लोग चले जाएं तो जो बाकी बच गए वो आराम से काम चला सकते हैं, वही बात होगी, ठीक है। प्रोडक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी कि 2 लोगों की अगर जरूरत है, अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो भाई 3 लोग चले भी जाना तो आराम से काम हो जाएगा। इसको कहते हैं, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, पहला आ गया समझ में, दूसरा जीडीपी टर्शियरी सेक्टर की बड़ी बड़ी है, बहुत तेजी से बढ़ी, बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमने अभी देखा, लेकिन इंप्लॉयमेंट इतनी तेजी से नहीं गिरी, मतलब कि इंप्लॉयमेंट इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन तेजी से नहीं, वही हो गया 8 गुना जीडीपी बढ़ी है लेकिन इंप्लॉयमेंट केवल 2 गुना बढ़ी है। भाई क्यों, इंप्लॉयमेंट उतनी तेजी से क्यों नहीं बढ़ी जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ी है, बताओ। पहला है कि भाई बिना, अब तुमको पता है आंसर देना है इसमें, तुमको आंसर देना है इसमें इस तरीके से कि भाई तुमको प्रूव करना है कि बिना इंप्लॉयमेंट बढ़ाए कैसे जीडीपी बढ़ गई। ओवरऑल डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में जब जब डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे, तो सर्विसेज की डेवलपमेंट होती ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले ना तुम 100 किलो अनाज उगाते थे, अब तुमने 1000 किलो अनाज उगाना शुरू कर दिया, तुम एक गोडाउन खरीदोगे, एक वॉचमैन रखोगे, ठीक है, गोडाउन के जो सर्विसेज होंगे वो तुम मैनेज करवाओगे, तो इससे हुआ क्या, तुमने सर्विसेज की डिमांड बढ़ा दी, क्या कर दी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ा दी। तो जो डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, उससे सर्विसेज की डिमांड बढ़ी विदाउट इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किए बगैर। सेकेंड, जैसे जैसे इनकम लेवल राइज होती है लोगों की, क्योंकि 1970 है और आज 2000 मान के चलो 25 है, ठीक है, मान के क्या चलो है ही, ठीक है, 2025 है, भाई इनकम लेवल तो बढ़ा होगा ना लोगों का इतने टाइम में, तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है लोग क्या करते हैं, ज्यादा सर्विस लेते हैं। भाई मेरी अगर इनकम 10,000 बढ़ गई आज, तो मैं सीधा यूट्यूब प्रीमियम लूंगा, आज वैसे ले रखा है बट यूट्यूब मैं कोई और प्रीमियम ले लूंगा, ठीक है, मैं अमेजोन प्राइम ले लूंगा, है ना, सर्विसेज ले लूंगा ना। अब अमेजोन वाले थोड़ी बढ़ा देंगे, चलो भाई आकाश सर ने ले लिया है एक प्रीमियम ले लिया तो एक इंसान बढ़ा दो एम्प्लॉयमेंट में, ऐसा थोड़ी करेंगे, वो तो नहीं लोग रखेंगे, ठीक है। एज इनकम लेवल राइजेस पीपल टेंड टू डिमांड मोर सर्विसेज लाइक टूरिज्म, शॉपिंग एंड ट्रेवल, ये सब भी वो ज्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सर्विस सेक्टर में इनकम जनरेट होती है विदाउट इंक्रीजिंग इन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, ठीक है। तो बिना एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज किए सर्विस सेक्टर में तुम्हारी क्या होती है, इनकम इंक्रीज होती है। तो आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जरा सा मनरेगा या नरेगा पढ़ लेते हैं, इनके आगे एम एन लगा दिया था, एम लगा दिया था, तो महात्मा गांधी से, ठीक है। नरेगा 2005 एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था, ठीक है, शॉर्ट टर्म का ही होता है और अभी भी चलता है, 100 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का होता है, 100 दिन का, अश्योर्ड गारंटीड 100 दिन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा इसके तहत, अगर तुम्हारा नाम बीपीएल में है तो, ठीक है। तो अगर तुम गाँव में रहते हो तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, गाँव में रहते हो और तुम्हारा नाम अगर उसमें रेगा लिस्ट में बीपीएल में आता है तो तुमको मिलेगा, अगर बीपीएल नहीं हो तो यार क्यों देंगे, मान के चलो तुम्हारे पास बहुत बड़ा जमीन है, तुम क्यों नरेगा में काम करोगे, है ना, कोई लॉजिक बनता है। ये उनके लिए था जिनके जिनके पास कोई काम नहीं था, तो वो सिक्योर नहीं थे इतने ज्यादा इकोनॉमिकली, तो उनके लिए सरकार लेके आई 2005 में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कौन लेके आई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई। इसमें क्या था भाई, 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती एम्प्लॉयमेंट तो क्या करेगी, वो तुमको पैसे देगी उतने दिन का, ठीक है। तो लोग मनाते हैं भाई पैसा ही मिल जाए, गवर्नमेंट फेल ही हो जाए अपने काम करने में, लेकिन गवर्नमेंट काम करवा लेती है कभी, और गाँव के ही काम होते हैं, कभी रोड बनाना हो गया, ठीक है, कभी तुम तालाब देखोगे, तालाब पॉन्ड्स बनाना हो गया, ठीक है, कभी नालियां बनानी होगी, सीवर बनाना हो गया, कभी स्कूल्स बनाना हो गया, तो ये सब कौन करता है, ये सब यही करते हैं, मनरेगा वाले काम ही होते हैं, ठीक है, अपने ही एरिया में बनानी होती है ये सब चीजें, और गवर्नमेंट को फायदा होता है इससे। इसको राइट टू वर्क लॉ भी बोलते हैं, तो कोई पूछ ले एमसीक्यू में तो तुम बता देना। करंटली इंप्लीमेंटेड इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स, अभी 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंटेड है। तो बस यही था मनरेगा या नरेगा में 2005 में आया था, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं। उसके अलावा अब 2 टॉपिक रह गए, कुछ और बेसिस पे, हमने एक्टिविटी के बेसिस पे पढ़ लिया था कि कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, क्या, इकोनॉमिक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। अब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखो, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में तुम देखोगे कि सारे रूल्स माने जा रहे हैं, रेगुलेशंस माने जा रहे हैं, फिक्स वर्किंग आवर्स है, आ रहे हो 9 to 5 जॉब कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी है, ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, इनकम फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड है, पब्लिक और प्राइवेट जॉब्स आते हैं इसमें। अनऑर्गेनाइज में छोटू टपरी चाय वाला याद कर लेना तुम, ठीक है, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें ऐसा ही होता है, ये सारे फीचर्स उसमें तुमको मिलेंगे, ठीक है। फेस्टिवल के सीजन में तुमको मिठाई बनाने के लिए रख लेंगे, ठीक है, मिठाई के डब्बे पैक करने के लिए रख लेंगे, लॉज को फॉलो नहीं किया जाता, कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, ठीक है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कल ही निकाल देंगे तुमको आज ज्वाइन किया, कोई फिक्स्ड इनकम सैलरी नहीं होती है, दिहाड़ी मिलती है, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, स्मॉल रिटेलर्स हो गए, छोटू हो गया टपरी का, ठीक है, ये सब। तो ये हो गया तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बेसिस पे। अब आते हैं पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर ओन करता है अपने कंपनी अपना उल्लू सीधा करने के लिए। एग्जांपल पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं पीएसयू को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनके जो अंडर आता है अंडरटेकिंग, ठीक है,
PSU सच एज BSNL, RBI, रेलवेज, IRCTC, और प्राइवेट सेक्टर में तो तुम कोई सी भी कंपनी मतलब गिना दो, रिलायंस, टाटा, अंबानी, जियो, अडानी, ये सब, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछना, एंड कमेंट सेक्शन में पूछना, और डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक है, उसको जरा क्लिक करके जरा देख लेना क्या है उसमें, सर्टिफिकेट डिटेल्स वगैरह। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।